नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। सीरीज़ का नाम है उत्तराखंड रिवीजन सीरीज़। जैसे आप जानते हैं 31 तारीख को कनिष्ठ सहायक आपका एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर ही मैंने इस सीरीज़ को बनाया है। इस सीरीज़ में हम उत्तराखंड को कवर करेंगे, लेकिन उत्तराखंड के जो नोट्स हमने पहले बनाए थे उनसे भी छोटे नोट्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ों को हम यहाँ पर रिवाइज़ करेंगे ताकि एग्ज़ाम से पहले सारी चीज़ें आपकी एक बार दोबारा से रिकॉल हो सके। बहुत ही छोटे नोट्स मैंने यहाँ पे बनाए हैं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बनाए हैं ताकि आपको कम टाइम पे ज़्यादा यहाँ पे आउटपुट मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम यहाँ से शुरू करेंगे उत्तराखंड के प्रत्येक चिन्हों को लेकर और ये हम चलेंगे कुनिंद वंश तक। ठीक है, तो परीक्षा वाणी को हम रिवाइज करेंगे, लेकिन बहुत ही छोटे समय में, बहुत ही कम समय में पूरी परीक्षा वाणी को हम रिवाइज करेंगे। अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है तो आप वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि आने वाले कुछ ही दिनों में, एग्जाम से 2-3 दिन पहले, आपकी पूरी परीक्षा वाणी का पॉइंट टू पॉइंट रिवीजन यहां पे हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण डेट्स हैं जो आपको याद रखनी है। उत्तराखंड राज्य विधेयक लोकसभा में कब पारित हुआ? ये लोकसभा में 1 अगस्त 2000 को पारित हो गया था। ठीक है, राज्यसभा से ये 10 अगस्त को पारित हो गया था। 28 अगस्त को इसके ऊपर उस समय के राष्ट्रपति KR नारायण इन्होंने हस्ताक्षर कर दिए थे और उत्तराखंड का गठन हो गया था 9 नवंबर 2000 को। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, आपको याद रखनी है। जब 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन हुआ उस समय इसका नाम था उत्तरांचल, आप जानते हैं। तो उत्तरांचल से उत्तराखंड नाम कब बना? ये बना 1 जनवरी 2007 को। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, 1 जनवरी 2007 को उत्तराखंड नाम हो गया। ठीक है, अब चलते हैं उत्तराखंड के कुछ जो आपके प्रतीक चिन्ह हैं इनकी बात कर लेते हैं। देखिए, उत्तराखंड में प्रतीक चिन्हों का निर्धारण कब किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। ये किया गया अप्रैल 2001 में उत्तराखंड के प्रतीक चिन्हों का निर्धारण किया गया, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं उत्तराखंड का जो राजकीय चिन्ह है। तो राजकीय चिन्ह आपको पता है, आप आसानी से बता देंगे कि गोलाकार मुद्रा होती है, उसके अंदर 3 पर्वत चोटियां होती हैं इस तरीके से, और उनके मध्य में, उनके नीचे गंगा की 4 लहरें होती हैं, या अलग अलग नदियों की 4 लहरें होती हैं, और बीच में अशोक की लाट बनी होती है। तो राजकीय चिन्ह से उतना प्रश्न नहीं बनता। एक प्रश्न बनता है कि जो राजकीय चिन्ह में आपका लिखा गया है सत्यमेव जयते, वो कहां से लिया गया है? तो वो आपके मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, अब हम सीधा चलेंगे उत्तराखंड का जो राजकीय पुष्प है उसके ऊपर। देखिए, उत्तराखंड का राजकीय पुष्प है ब्रह्मकमल। ब्रह्मकमल उत्तराखंड का राजकीय पुष्प है। ये आपका 4800 से लेकर 6000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। हाइट पूछी जा सकती है, आपको इसको ध्यान रखना है। अब देखिए, यहाँ पे बिल्कुल पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं, आपको बस इनको रिकॉल करना है। यह किस कुल का है? तो जो ब्रह्मकमल है आपका, ये एस्टेरेसी कुल का पुष्प है। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ब्रह्मकमल का वैज्ञानिक नाम भी पूछा जाता है, सोसूरिया अवेलेटा, ये ब्रह्मकमल का वैज्ञानिक नाम है। ब्रह्मकमल का स्थानीय नाम क्या है? इसका स्थानीय नाम है कौल पदम, और ब्रह्मकमल को महाभारत में सौगंधिक पुष्प कहा गया है। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, वैज्ञानिक नाम, स्थानीय नाम और महाभारत में नाम। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं आगे के जो नोट्स हैं हमारे, उत्तराखंड में इसकी कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं ये भी पूछा गया है। तो उत्तराखंड में ब्रह्मकमल की 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। पूरी दुनिया में ब्रह्मकमल की 210 प्रजातियां पाई जाती हैं। खिलने के समय की अगर मैं बात करूं तो आपका जो ब्रह्मकमल है ये जुलाई से सितंबर के मध्य में इसके ऊपर फूल लगते हैं। तो ये ब्रह्मकमल को लेके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को हमने यहाँ पे देखा। ये सारी चीज़ें आपको रिकॉल करनी है। ठीक है, और देखिए, इस सीरीज में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ों को रिकॉल करेंगे। अगर आपको उत्तराखंड डिटेल में पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको अजय रावत जी की जो पूरी नोट्स हैं वो मिल जाएंगे, परीक्षा वाणी के नोट्स मिल जाएंगे, बलोदी जी के नोट्स मिल जाएंगे, और वन लाइनर भी मिल जाएंगे। काफ़ी सारी सीरीज़ आपको वहाँ पर मिल जाएंगी डिटेल के लिए। अगला है हमारा उत्तराखंड का राजकीय पक्षी। देखिए, उत्तराखंड का जो राजकीय पक्षी है ये है मोनाल। मोनाल को हिमालय का मयूर भी कहा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, मोनाल को हिमालय का मयूर कहते हैं, और जो कस्तूरी मृग है इसे हिमालयन मस्क डियर कहते हैं। तो दोनों में कंफ्यूजन मत करना। ठीक है, अगर मैं बात करूं मोनाल की, तो मोनाल आपका 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। ठीक है, अब इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, पॉइंट टू पॉइंट उनको पढ़ लेते हैं। स्थानीय नाम क्या है मोनाल का? तो इसका स्थानीय नाम है मोनाल या मनियाल। ठीक है, स्थानीय नाम में मिलता जुलता है, या आप आसानी से बता देंगे। जो मोनाल होती है ये एक क्या है? ये एक मादा प्रजाति है, मादा जाति है। ठीक है, इसकी जो नर प्रजाति है उसको डफिया कहा जाता है, तो ये ध्यान रखना आप। ठीक है, चलिए, इसके वैज्ञानिक नाम की अगर मैं बात करूं मोनाल की, तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है लोफोफोरस
इम्पीजेनस इसका वैज्ञानिक नाम है। और इसका प्रिय भोजन पूछा गया है पेपर में कि मोनाल का प्रिय भोजन क्या होता है, तो ये होता है आलू, ठीक है। या फिर इस तरीके से भी पूछता है मोनाल किसकी फसल को ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, तो आलू की फसल को ये ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है मोनाल को लेकर। चलिए, अब उत्तराखंड का जो राजकीय पशु है, अभी हमने पक्षी देखा, अब पशु की बात करते हैं। उत्तराखंड का राजकीय पशु है कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग को जो वैज्ञानिक नाम है इसका है मास्कस काइसोगास्टर। मास्कस काइसोगास्टर ये कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम है। और ये आपका जो कस्तूरी मृग है 3600 से लेकर 4400 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम हमने देखा, और इसे ही हिमालयन मस्क डियर भी कहा जाता है। अगर पूछेगा कस्तूरी मृग का रंग कैसा होता है, तो इसका रंग होता है भूरा, और इसके अंदर सूंघने और जो सुनने की क्षमता होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है कि कस्तूरी मृग की सूंघने की क्षमता और सुनने की क्षमता ये काफ़ी ज़्यादा होती है। सुरक्षा के लिए कस्तूरी मृग में 2 बड़े दांत होते हैं, ये भी ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है, ठीक है। सींग नहीं होते हैं इसमें, 2 दांत होते हैं। अब हम बात करते हैं कस्तूरी मृग के गर्भधारण अवधि की। तो जो आपकी कस्तूरी होती है, कस्तूरी मृग, इसमें गर्भधारण जो अवधि होती है वो 6 माह की होती है। और एक कस्तूरी मृग का जो पूरा औसत आयु होता है, जीवन काल होता है, वो 20 वर्ष का होता है। तो दोनों बातें आपको याद रखनी है। अब कस्तूरी मृग है तो इससे हमें कस्तूरी मिलेगी। कस्तूरी होती क्या है, तो कस्तूरी एक प्राकृतिक रसायन है, ठीक है। सुगंध आती है इसमें से और काफ़ी ज़्यादा जगहों पर इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है, कस्तूरी। तो ये कस्तूरी हमें केवल एक बार में एक कस्तूरी से 3 से 45 ग्राम ही मिलती है, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि कस्तूरी मृग से एक बार में कितनी कस्तूरी मिलती है, 30 से 45 ग्राम मिलती है। और यह केवल नर से मिलती है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जो हमें कस्तूरी मिलती है वो केवल नर कस्तूरी से मिलती है, और वो भी 3 साल के अंतराल में, यानी कि हर 3 साल में एक कस्तूरी मृग से हमें 30 से 45 ग्राम कस्तूरी मिलती है। अब बात करते हैं कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए क्या क्या कार्य यहाँ पे किए गए हैं। देखिए, कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए किए गए कार्य, सबसे पहले केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना की गई चमोली के अंदर 1972 में। तो ये आपको ध्यान रखना है, केदारनाथ जो ये आपका वन्यजीव विहार है इसकी स्थापना की गई। इसके अंदर आपका एक जगह बनाई गई कस्तूरी मृग के लिए, जैसे हम कस्तूरी मृग विहार कहते हैं। तो इसकी स्थापना 1972 में की। ये चमोली जनपद में स्थित है। एरिया अगर आप चाहें तो याद कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज जब हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ेंगे वहाँ पर हम इसका एरिया ज़रूर याद करेंगे। इसके बाद 1972 में तो ये बना दिया। 1977 में बागेश्वर के अंदर महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। तो पूछा जाता है महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई, 1977 में। कहाँ पर है, बागेश्वर में है, ठीक है। कुछ इलाका पिथौरागढ़ में भी पड़ता है। इसके बाद आता है 1982 में कांचुला खर्क में, ठीक है, चमोली के कांचुला खर्क में कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई। यह क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। उस समय यह पूछा गया था कि चमोली के कांचुला खर्क में क्या है, तो कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र है, ठीक है। स्थापना 1982 में हुई चमोली जनपद के अंदर। और अंतिम जो है यहाँ पे यह है आस्कोट अभयारण्य। आस्कोट अभयारण्य जो है इसकी स्थापना 1986 में की गई। ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में है और सबसे ज़्यादा कस्तूरी मृग आपके यहीं पर पाए जाते हैं। तो ये चारों के साल आपको याद रखने हैं। 72 में केदारनाथ, 77 में महरूड़ी, 82 में कांचुला खर्क के अंदर प्रजनन केंद्र और 86 में आस्कोट अभयारण्य। अब बात करेंगे जो उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है बुरांस, इसके बारे में। उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष क्या है, तो उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है बुरांस। बुरांस किस प्रकार का वृक्ष है, तो बुरांस एक पर्वतीय वृक्ष है, ठीक है। यानी कि विशुद्ध रूप से ये एक पर्वतीय वृक्ष है, यानी कि आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए इसे मैदानों में नहीं उगाया जा सकता, ठीक है। तो बुरांस हो गया। इसका वानस्पतिक नाम क्या है, तो बुरांस का वानस्पतिक नाम है रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो बुरांश होता है इसका जो रंग होता है ये मुख्यतः ये लाल रंग का होता है, ठीक है। चटक लाल इसका रंग होता है। जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है वो चटक लाल आपका गहरा लाल बनता है, फिर हल्का लाल बनता है। इस तरीके से उसके रंग में कमी होती रहती है, ठीक है। लेकिन रंग कैसा होता है, लाल होता है। लेकिन अगर आप 11,000 फुट के ऊपर चले जाएं तो 11,000 फीट के ऊपर आपको सफेद रंग के बुरांश देखने को मिलते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। बुरांश की अगर मैं बात करूं, जैसे हमने जो ब्रह्म कमल था उसके खिलने का समय देखा जुलाई से सितंबर के मध्य में, इसी प्रकार जो आपका बुरांश
बुरांश होता है, इसके ऊपर जब फूल लगते हैं, बुरांश के फूल लगते हैं, तो ये आपका फरवरी से अप्रैल के मध्य में लगते हैं, ठीक है। और जो ये बुरांश होता है, इसके फूलों का जो जूस होता है, इनसे इसका जो जूस है वो हृदय रोग के लिए अच्छा माना जाता है। इसके अलावा इसके फूलों से रंग भी बनाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रख सकते हैं कि हृदय रोग के लिए अच्छा होता है। बुरांश को संरक्षित वृक्ष कब घोषित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा गया है। तो बुरांश को 1974 में संरक्षित वन घोषित किया गया। तो अभी हमने ये उत्तराखंड के प्रमुख राज्य चिन्ह थे, इनको देखा। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें जल्दी से रिकॉल हो गई होंगी। अब बात करेंगे उत्तराखंड के कुछ प्रमुख शासन प्रशासन के बारे में। देखिए, उत्तराखंड के अंदर जो शासन प्रशासन चलता है, जैसे अन्य राज्यों में चलता है, कौन से भाग के तहत चलता है? भाग 6 के तहत। आर्टिकल की बात करेंगे 152 से लेकर 237 के तहत उत्तराखंड में शासन चलता है। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, पॉइंट टू पॉइंट मैंने लिखा है, उनको रिकॉल करते हैं। राज्यपाल का पद, उत्तराखंड में राज्यपाल होता है। राज्यपाल का पद किस आर्टिकल में है? तो यह आपके आर्टिकल 153 में है, यह आपको पूछा जाता है, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। 5 वर्षों के लिए की जाती है, लेकिन इनको पहले भी हटाया जा सकता है और हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया जरूरी नहीं है, यानी कि महाभियोग के बिना इनको हटाया जाता है। तो राष्ट्रपति की इच्छा पे ही अपना पद ग्रहण करते हैं, लेकिन मुख्यतः 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। राज्य के अंदर जितने भी यूनिवर्सिटीज होती हैं, विश्वविद्यालय होते हैं, उन सब का कुलाधिपति कौन होता है? राज्य का राज्यपाल होता है, ठीक है। मंत्रिपरिषद की बात करें तो देखिए, उत्तराखंड के अंदर या अन्य राज्यों में भी मंत्रिपरिषद की नियुक्ति आर्टिकल 164 के तहत राज्यपाल करते हैं मुख्यमंत्री की सलाह पर, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद राज्यपाल जो आपकी मंत्रिपरिषद होती है, जिसमें आपका मुख्यमंत्री भी होता है, अन्य मंत्री भी होते हैं, इन सबको शपथ दिलाई जाती है। क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछा गया था कि इनको शपथ कौन सी अनुसूची के तहत दिलाई जाती है? तो संविधान की जो अनुसूची 3 है, इसके तहत इनको शपथ दिलाई जाती है, ठीक है। कौन दिलाता है? राज्यपाल। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, राज्य प्रशासन की मुख्य धुरी किसे कहा जाता है? तो देखिए, राज्य प्रशासन की जो मुख्य धुरी होती है वो मुख्य सचिव होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उत्तराखंड में राजस्व व्यवस्था ये कब लागू की गई? राजस्व व्यवस्था उत्तराखंड में 1874 में लागू की गई। वर्तमान में लगभग 61% क्षेत्रफल पे ये व्यवस्था लागू है। 1874 में जब इसको लागू किया गया, उस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? तो हेनरी रैमजे उस समय कुमाऊं कमिश्नर था। आपके लिए एक क्वेश्चन है, कमेंट करके आपने बताना है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि हेनरी रैमजे को कुमाऊं में असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर कब नियुक्त किया गया था, ठीक है। तो ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है। ब्रिटिश काल में कुमाऊं में परगने कितने थे? देखिए, सभी क्वेश्चन आपके परीक्षा वाणी के हैं, सभी नोट्स वहीं के हैं और छोटे नोट्स मैंने इनको बनाने का प्रयास किया है, लेकिन कुछ बातें आपकी जो अजय रावत जी की बुक है, बलूदी जी की बुक है, वहां से भी मैंने इनको लिया है। तो इस सीरीज में आपको परीक्षा वाणी तो पूरी कवर होगी ही, परीक्षा वाणी से ज़्यादा आपको यहाँ पर मिलेगा, अजय रावत से भी मिलेगा कुछ क्वेश्चन और कुछ आपको बलूदी से भी मिलेंगे, लेकिन परीक्षा वाणी से आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ पर नहीं छूटेगा, ठीक है, अगर आप इस रिविजन सीरीज को फॉलो करते हैं। और अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप परीक्षा वाणी जो हमने पहले कवर किया था, 45 वीडियोस उसके अंदर हैं, आप उनको कवर कर सकते हैं। इस सीरीज में हम पूरी परीक्षा वाणी को कोशिश करेंगे 7 से 8 वीडियो में कवर करने की। ब्रिटिश काल में कुमाऊं में कितने परगने थे? तो ब्रिटिश काल में कुमाऊं के अंदर टोटल 19 परगने थे और 125 पट्टियां थी। तो दोनों बात आपको ध्यान रखनी है, परगने कितने हैं, पट्टियां कितनी हैं। इसी प्रकार गढ़वाल में कितने परगने थे? तो गढ़वाल में 11 परगने थे और पट्टियों की संख्या 86 थी। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे गढ़वाल और कुमाऊं को लेकर। चलिए आगे चलते हैं। महाधिवक्ता की नियुक्ति, तो राज्य के अंदर महाधिवक्ता भी होता है, राज्य का प्रथम न्याय अधिकारी होता है आपका महाधिवक्ता और राज्य सरकार का, ठीक है। इसकी नियुक्ति आर्टिकल 165 के तहत की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके जो पद की अवधि होती है वो निश्चित नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सीधे पूछेगा महाधिवक्ता की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है, तो इसका पद का कोई भी फिक्स डेट या फिक्स साल नहीं है, ये राज्यपाल की इच्छा के ऊपर, अपने पद के ऊपर निर्धारित रहते हैं, ठीक है। उत्तराखंड के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? तो उत्तराखंड के जो पहले महाधिवक्ता थे वो थे मेहरबान सिंह नेगी, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे उत्तराखंड हाईकोर्ट की। उत्तराखंड हाईकोर्ट आपका कहाँ स्थित है पूछा जाता है, आसान क्वेश्चन है, नैनीताल में है। इसकी स्थापना, जो उत्तराखंड हाईकोर्ट है, इसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 को की गई, जब राज्य का गठन किया गया उसी के साथ। ये देश का 20वां हाईकोर्ट था,
ठीक है। अगर मैं बात करूं, देखिए स्थापना तो 9 नवंबर को हो रही है 2000 में, लेकिन जो हाईकोर्ट का भवन है वो 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है। जो हाईकोर्ट का भवन है इसका निर्माण कार्य 1897 में शुरू हुआ और 1900 में बनकर ये तैयार हो गया था। इसका निर्माणकर्ता कौन है, ये प्रश्न पेपर में पूछा गया है कि उत्तराखंड हाईकोर्ट का निर्माण किसने करवाया था, हाईकोर्ट भवन का निर्माण ये कराया था सेंटोनी मैकडोनाल्ड ने, और ये पेपर में पूछा गया है। अगर आपको डिज़ाइन पूछेगा, डिज़ाइन किसने बनाया था, तो स्टीवेंसन करके एक व्यक्ति है, उसके द्वारा इसका डिजाइन बनाया गया था। ठीक है, स्टीवेंसन। चलिए अब इसको देखना। अब अगला पॉइंट है यहाँ पे जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे, तो उत्तराखंड हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे आपके अशोक अभयंकर देसाई। ठीक है, और प्रथम रजिस्ट्रार कौन थे, तो यहाँ के जो पहले रजिस्ट्रार बनाए गए वो थे GCM रावत, और ये भी आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा 45 फास्ट ट्रैक कोर्ट जिनको त्वरित कोर्ट कहा जाता है, तो इनका गठन कब किया गया, त्वरित कोर्ट, तो इनका गठन अप्रैल 2001 में किया गया था। ठीक है, मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए, उनका शीघ्र समाधान करने के लिए 45 फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कब हुआ, अप्रैल 2001 में। उम्मीद करता हूं यहां तक सारी चीज़ें आपको रिकॉल हो गई होंगी। अब हम चलेंगे उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल में। यहाँ की हम बात करें तो सबसे पहले हमें लाखू उडियार के बारे में, लाखू गुफा के बारे में पढ़ना है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं। देखिए ये जो लाखू गुफा है, देखिए इतने पॉइंट्स में मैंने आपकी पूरी लाखू गुफा को कवर कर दिया। लाखू गुफा आपके अल्मोड़ा में सुयाल नदी के तट पर है। इसकी खोज 1968 में MP जोशी ने, ठीक है, MP जोशी के द्वारा लाखू गुफा की खोज की गई 1968 में। और यहाँ का जो मुख्य विषय है यह है सामूहिक नृत्य। ठीक है, इसका जो आकार है ये आपके नागफनी के आकार का है, और उत्तराखंड का सर्वोत्तम शिलाश्रय अगर कोई है तो वो है आपका लाखू गुफा। ठीक है, तो लाखू गुफा या लाखू उडियार उत्तराखंड का सर्वोत्तम शिलाश्रय है जो यहाँ से हमें मिले हैं। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन बनता है कौन कहाँ पर है, अल्मोड़ा में है। नदी पूछता है खोज कब हुई, किसने करी, थीम क्या है, आकार क्या है और कैसा है, तो सर्वोत्तम है उत्तराखंड का। एक और क्वेश्चन आपको याद रखना है कि लाखू उडियार को प्रागैतिहासिक काल की पहली खोज ये किसने माना था, तो ये माना था यशवंत सिंह कटौच ने। ठीक है, चलिए अब देखेंगे ग्वारखा गुफा को। ग्वारखा गुफा आपके चमोली के डुंगरी गांव में स्थित है। कहाँ पर है, अलकनंदा नदी के तट पर ये स्थित है आपकी। और एक और चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि इस गुफा के अंदर मनुष्य को त्रिशूल आकार में दिखाया गया है। ठीक है, तो पूछेगा आपको मानव को त्रिशूल आकार में कहाँ दिखाया है, ग्वारखा गुफा में। यहाँ के मुख्य विषय की अगर मैं बात करूँ तो पशुओं को हांका देकर घेरना, यानी कि पशुओं को यहाँ पे हांका देते हुए दिखाया गया है, ये यहाँ का मुख्य विषय है। और इस गुफा को प्रसिद्ध करने का जो श्रेय जाता है वो राकेश भट्ट को जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे किमनी गांव की। देखिए किमानी गांव ये आपका थराली के निकट चमोली जनपद में स्थित है। आपको दोनों लोकेशन याद रखनी है क्योंकि आपको कभी चमोली दे देगा, कभी थराली दे देगा। ठीक है, तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन भी याद रखनी है। जो किमानी गांव है ये आपके थराली में है, थराली के निकट है, चमोली जनपद में। कौन सी घाटी में स्थित है, तो ये आपका पिंडर घाटी में स्थित है। ठीक है, और जो ऊपर हमने पढ़ा ग्वारखा गुफा, नदी तट कौन सी थी, अलकनंदा, तो वो अलकनंदा घाटी पर है। किमनी गांव आपका पिंडर घाटी में है। और यहाँ से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है वो ये वाला बनता है कि सफ़ेद रंग के शैलचित्र किस जगह से मिले हैं, तो सफ़ेद रंग के शैलचित्र हमें किमनी गांव चमोली से मिले हैं। इसके बाद मलारी गांव की बात करें तो यहाँ से भी एक प्रश्न पेपर में बन चुका है। देखिए मलारी गांव से 2002 में 5.2 किलो का एक मुखावरण मिला है। यहाँ से हमें नरकंकाल मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं। और जो यहाँ से हमें मिट्टी के बर्तन मिले हैं मलारी गांव से, वो बर्तन पाकिस्तान की स्वात घाटी से जो हमें बर्तन मिले हैं उनके समान हैं। तो पूछा जाता है पाकिस्तान की स्वात घाटी के समान बर्तन कहाँ से मिले हैं, मलारी गांव चमोली जनपद से मिले हैं। यहाँ पे जो शवदान है इनकी खोज का श्रेय किसको जाता है, तो यहाँ पे शवदानों की खोज शिव प्रसाद डबराल ने करी 1956 में। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। और मलारी गांव का सर्वेक्षण गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वारा 1983 और 2001 में करवाया गया। तो 2001 में इन्होंने सर्वेक्षण यहाँ पे कार्य शुरू किया। उसी के बाद 2002 में यहाँ से क्या मिला, लगभग 5.2 किलो का मुखावरण मिला। इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से मिली थी, नरकंकाल मिला था, मिट्टी के बर्तन मिले थे, काफ़ी सारी चीज़ें। ठीक है, तो मलारी गांव से आपके केवल ये 4 लाइन अगर आपने पढ़ ली तो आपको पूरा मलारी गांव कंप्लीट हो जाएगा।
अब चलते हैं लुइथाप के। देखिए लुइथाप से जो हमें शैलाश्रय मिले हैं, तो ये लुइथाप कहाँ हैं, तो लुइथाप आपका अल्मोड़ा में है। और यहाँ से हमें जो यहाँ के शैलाश्रय हैं, यहाँ के जो शैल चित्र हैं लुइथाप में, तो यहाँ पे हमें मानव को शिकार और नृत्य करते हुए दिखाया गया है। प्रश्न बनेगा किस स्थान के शैल चित्रों में मनुष्य को शिकार करते हुए दिखाया है, लुइथाप कहाँ है, अल्मोड़ा में। इसी प्रकार हुडली की बात करें तो हुडली आपका उत्तरकाशी में है और यहाँ से हमें नीले रंग के शैलचित्र मिले हैं। सीधा प्रश्न बनता है राज्य में किस स्थान से नीले रंग के शैलचित्र मिले हैं, हुडली से मिले हैं। हुडली उत्तरकाशी में है। इसी प्रकार फलसीमा की बात करें तो फलसीमा से हमें योग मुद्रा में मानव आकृतियां मिली हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, योग मुद्रा में मानव आकृतियां कहाँ से मिली हैं, फलसीमा से मिली हैं जो कि अल्मोड़ा में है। बनकोट की बात करें तो बनकोट आपके पिथौरागढ़ में है और यहाँ से 8 ताम्र मानव आकृतियां प्राप्त हुई हैं। इसके बाद आपके 2 शिलाश्रय और हैं, फड़कानौली और पेटसाल शिलाश्रय। देखिए फड़कानौली शिलाश्रय की खोज 1985 में की गई, पेटसाल शिलाश्रय की खोज 1989 में की गई। दोनों शिलाश्रय आपके अल्मोड़ा में हैं और इनकी खोज करता थे यशोधर मठपाल। तो ये आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछा जाता है और ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। अब बात करेंगे आग ऐतिहासिक काल की। तो देखिए हमने यहाँ पे जो ये आपका शुरुआती काल था, प्रागैतिहासिक काल था, उसको हमने यहाँ पे देखा, उसको लेके कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, हमने उनको देखा। अब हम यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है आग ऐतिहासिक काल की, उनको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इस काल का जो प्रमुख स्रोत है वो है आपके धार्मिक ग्रंथ। तो धार्मिक ग्रंथों के आधार पर इस इतिहास को लिखा गया है, इसीलिए इस काल को पौराणिक काल भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, इनमें से पौराणिक काल किसको कहा जाता है। जैसे एक बार उसने पूछा था ना कि रामायण काल को क्या कहा जाता है, त्रेता युग कहा जाता है, द्वापर युग कहा जाता है, इस प्रकार से। तो पौराणिक काल आदि ऐतिहासिक काल को कहा जाता है क्योंकि इसका जो प्रमुख स्रोत है वो है हमारे धार्मिक ग्रंथ। यहाँ से कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको देखते हैं। देखिए उत्तराखंड का पहला उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, तो उत्तराखंड का जो पहला उल्लेख मिलता है ये ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, पहला उल्लेख कहाँ है उत्तराखंड का, ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में उत्तराखंड के लिए देवभूमि या मनुष्यों की भूमि कहा गया है, क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या कहा गया है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है और ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। बौद्ध साहित्यों में क्या कहा गया है, तो देखिए बौद्ध साहित्य जो कि आपके पाली भाषा में लिखे गए हैं उनमें उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। ऋग्वेद में देवभूमि मनुष्यों की भूमि, ऐत्रेय में उत्तर कुरु और बौद्ध साहित्यों में हिमवंत उत्तराखंड को कहा गया है। ठीक है, स्कंद पुराण में क्या कहा गया है उत्तराखंड के लिए, तो स्कंद पुराण में उत्तराखंड को मानसखंड और केदारखंड के रूप में परिभाषित किया गया है। मानसखंड का संबंध आपके कुमाऊं से है, केदारखंड आपका संबंध जो है वो गढ़वाल से है। ठीक है, चलिए कुबेर की राजधानी और मनु का निवास स्थान कहाँ पर है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया है। देखिए कुबेर की राजधानी मानी जाती है और मनु का निवास स्थान ये माना जाता है जो आपका अलकापुरी है चमोली जनपद में। ठीक है, अलकापुरी को इसको माना जाता है, यानी कि जो आपका फूलों की घाटी वाला इलाका है चमोली जनपद में, वहाँ पे। नारद गुफा, गणेश गुफा, मुचकुंद गुफा, स्कंद गुफा, सभी गुफाएं कहाँ हैं, तो ये सभी गुफाएं आपके बद्रीनाथ धाम के निकट हैं। ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है कि जो आपके गणेश गुफा है, मुचकुंद गुफा, नारद गुफा, ये कहाँ हैं, तो बद्रीनाथ धाम के निकट ये स्थित हैं। वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठ आश्रम, ये तीनों कहाँ हैं, ये तीनों जगहें जो हैं आपकी ये विशोन पर्वत पर हैं और ये पर्वत आपके टिहरी गढ़वाल में स्थित है। भगवान राम ने अपने अंतिम समय में कहाँ पे तप किया था, तो भगवान राम ने अंतिम समय में तपस्या करी थी देवप्रयाग के अंदर। ठीक है, और देवप्रयाग को समस्त तीर्थों का शिरोमणि और समस्त पापों का, समग्र पापों का विनाशक कहा जाता है। तो पूछा जाता है किस तीर्थ को समस्त तीर्थों का शिरोमणि कहा जाता है, तो याद रखना देवप्रयाग को कहा जाता है और यहीं पर भगवान राम ने अपने अंतिम समय में तपस्या करी थी। इसके बाद अगर हम लक्ष्मण जी की तपस्या की बात करें तो लक्ष्मण जी ने जो टिहरी में तपोवन है वहाँ पे अपनी तपस्या करी थी। ठीक है, चलिए आगे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, रामायण काल के बाणासुर की राजधानी कहाँ है, तो रामायण काल का जो बाणासुर राक्षस था उसकी राजधानी कहाँ पर है, तो बाणासुर की जो राजधानी थी वो जोशीमठ में स्थित थी और ये बाणासुर आपके रामायण काल का है, तो ये आपको ध्यान रखना है।
महाभारत का वह पर्व जिसमें पांडवों के बद्रीनाथ यात्रा का उल्लेख है। देखिए पांडव बद्रीनाथ यात्रा पे आए थे और यहीं से फिर वो स्वर्ग के लिए गए थे, तो उसका उल्लेख कहाँ किया गया है? तो महाभारत के वन पर्व में यह उल्लेख किया गया है कि जो आपके पांडव हैं वो आपके कहाँ आए थे? बद्रीनाथ यात्रा पे। इसके अलावा इसी पर्व में जो आपका वन पर्व है, इसी पर्व में जो ऋषि धौम्य हैं वो युधिष्ठिर को भारत के तीर्थों के बारे में बता रहे हैं। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि युधिष्ठिर को भारत के तीर्थों के बारे में कौन बता रहे हैं? ऋषि धौम्य। किस पर्व में उल्लेख है? वन पर्व में। और महाभारत में ही एक और पर्व है जिसे हम आदि पर्व कहते हैं। इस पर्व में उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड में इस पर्व के अंदर उत्तर कुरु और दक्षिण कुरु दोनों का वर्णन हमें मिलता है। ठीक है, उत्तर कुरु आप जानते हैं उत्तराखंड के लिए कहा जाता है, ठीक है, लेकिन दक्षिण कुरु का भी वर्णन हमें आदि पर्व में मिलता है। ये सभी पॉइंट आपकी परीक्षा वाणी के हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखने हैं। पांडवों की ओर से युद्ध करने वाला कुलिंद राजा कौन था? तो देखिए पांडवों की ओर से युद्ध करने वाला जो कुलिंद राजा था, जिसे कहीं पे पुलिंद राजा भी कहा गया है, ये कौन था? तो ये था आपका सुबाहु। ठीक है, और इस सुबाहु की राजधानी श्रीनगर में थी। एक जगह पर यह क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था कि इनमें से किस राजा ने पांडवों की अधीनता को स्वीकार कर लिया था? तो पांडवों की अधीनता को स्वीकार किया था सुबाहु ने, तभी तो पांडवों की ओर से युद्ध लड़ेगा। ठीक है, यक्षों के निवास की पुष्टि कहाँ से मिलती है? तो देखिए यक्षों के निवास की पुष्टि उत्तराखंड में जो अल्मोड़ा के अंदर एक मंदिर है, जाखन देवी मंदिर, वहाँ से मिलती है। ठीक है, अब बात करेंगे अशोक के कालसी अभिलेख की और इसके बाद हम कुलिंदों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अशोक के कालसी अभिलेख को लेकर काफ़ी सारे प्रश्न बनते हैं, चलिए इनको देखते हैं। अशोक का कालसी अभिलेख कब का है? तो ये आपके 257 ईसा पूर्व का है। ठीक है, इस अभिलेख की खोज जो है 1860 में जॉन फॉरेस्टर के द्वारा की गई थी। ठीक है, खोज किसने करी? जॉन फॉरेस्टर ने 1860 में। इस पर किस लिपि का प्रयोग किया गया है, किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो जो कालसी अभिलेख है इसके ऊपर जो लिपि है ये ब्राह्मी लिपि है। भाषा की बात करें तो यहाँ पे जो भाषा है वो प्राकृत भाषा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मैंने पहले भी आपको, जब हमने एक और बार इसको कवर किया था, वहाँ पर मैंने बोला था कि प्राकृत भाषा को ही आपको रेफरेंस देना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप चेक करेंगे तो अशोक के मैक्सिमम जितने भी अभिलेख हैं, शिलालेख हैं, वो सभी के सभी प्राकृत में ही उसने बनवाए थे। इस अभिलेख में यहाँ के निवासियों को पुलिंद कहा गया है और जो पूरा एरिया है क्षेत्र के लिए यहाँ पे जो है अपरांत शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और जो कालसी है, कालसी में किन नदियों का संगम होता है? तो कालसी में यमुना और टोंस नदियों का संगम होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कालसी अभिलेख को लेकर जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, और इसी अभिलेख में अशोक ने जनता से अपील करी कि आप हिंसा को त्याग कर अहिंसा को अपना लें। अगला है यहाँ पर राजकुमारी ईश्वरा का लाखा मंडल शिलालेख से हमें यादवों के राज्य की पुष्टि होती है। एक क्वेश्चन तो यही बनता है कि लाखा मंडल शिलालेख का संबंध किससे है? तो ये आपका राजकुमारी ईश्वरा से है और इस अभिलेख से हमें ये पता चलता है कि इस क्षेत्र में जो लाखा मंडल वाला इलाका है यहाँ पे कभी यादवों का राज्य स्थापित था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा हमें और भी लेख मिले हैं, जैसे हमें त्रिशूल लेख मिले हैं। त्रिशूल लेख हमें दो जगहों से मिले हैं, गोपेश्वर से मिला है, बड़ाहाट से मिला है। जो गोपेश्वर का त्रिशूल लेख है उसके अंदर दो राजाओं के नाम हैं पूछे जाते हैं। तो एक राजा था गणपति नाग और एक राजा है अशोक चल। तो गोपेश्वर का जो त्रिशूल लेख है उसमें गणपति नाग और अशोक चल का उल्लेख किया गया है। ये कुछ बातें जो आपको याद रखनी है। अब बात करेंगे कुलिंदों के बारे में। कुलिंदों के बारे में यहाँ पे कौन कौन से यहाँ से प्रश्न बनते हैं। देखिए उत्तराखंड पर शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति कौन थी? सीधा आपको ऐसे प्रश्न बनेगा, वो थे कुलिंद। कुलिंद जो थे शुरुआत में ये मौर्यों के अधीन थे, क्योंकि कालसी अभिलेख हमें मिलता है। ठीक है, सोर्स क्या है इसका? कालसी अभिलेख। कालसी अभिलेख से हमें ये पता चलता है कि कुलिंद लोग शुरुआत में किसके अधीन थे? मौर्यों के अधीन थे। इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था अमोघ भूति। ये क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछा गया है, वहां पर ऐसे पूछा गया था कि अमोघ भूति किस वंश का शक्तिशाली राजा है? तो आपको बताना था कुलिंद वंश का है। ठीक है, 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अमोघ भूति की मुद्राएं मिली हैं। ये क्वेश्चन अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था कि अमोघ भूति की मुद्राओं में किस प्रकार की लिपि थी। तो उसकी मुद्राएं एक तो दो प्रकार से बनी होती थी, रजत और ताम्र, दोनों प्रकार की मुद्राएं अमोघ भूति की होती थी। और इसके अलावा जो लिपि होती थी तो इसकी मुद्राओं में दो लिपियों का प्रयोग होता था। ठीक है, द्विलिपि थे ये, एक होती थी ब्राह्मी लिपि, एक होती थी खरोष्टी लिपि। तो दोनों लिपियों का प्रयोग इसकी मुद्राओं में, इसकी यानी कि दोनों लिपियों में इसकी मुद्राएं मिलती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो अमोघ भूति की मुद्राएं होती थी इनके ऊपर देवी
देवी और मृग इनका अंकन किया जाता था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो अमोघ भूति है या कुड़िंद काल की हमें अल्मोड़ा से 4 मुद्राएं मिली थी, वो मुद्राएं अभी वर्तमान में जो ब्रिटिश संग्रहालय है वहाँ पे रखी गई हैं। ठीक है, तो पूछा जाता है ब्रिटिश संग्रहालय में किस वंश की मुद्राएं रखी गई हैं, वो है आपका कुड़िंद वंश। और एक और क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का ऐसा कौन सा वंश है जिसका पूरा इतिहास उनकी मुद्राओं के आधार पर लिखा गया है, यानी कि इतिहास का पूरा सोर्स क्या है, उनकी मुद्रा। तो वो कौन सा है आपका, वो भी आपका कुड़िंद वंश है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा उत्तराखंड रिवीजन सीरीज का, ये हमारा पार्ट 1 था। कुड़िंदों तो हमने इसको कवर किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, ये सीरीज आपको अच्छी लगती है कि आपको इससे फ़ायदा हो रहा है रिवीजन के लिए, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करके बताएं। हम कोशिश करेंगे अगले वीडियो में आपका जो कुड़िंद वंश से आगे का है, चाहे वो आपके कार्तिकेयपुर हो या कुड़िंद वंश के बाद जो स्थिति बनी, शक आए, कुषाण आए, मौखरी आए, उसके बाद आपका कार्तिकेयपुर राजा हो, और फिर चंद और पमार हो, और गोरखा और अंग्रेज, इन सब को हम एक वीडियो में रिवाइज कर सकें आपकी पूरी परीक्षा वाणी के नोट्स का। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ ही अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।